रात की तारीकी को दुकानों के शीशे के दीवारों से झलकती रोशनियां रोशन किए हुए थीं। जर्द रोशनियों का अक्स सामने लंबी सीधी सड़क पे भी पड़ा था, जिसके एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना था। चबूतरे पे दिन में बुक फेयर के स्टॉल लगा करते थे, आजकल वो बंद थे। ये जिनास ऊपर था और वो इस वक्त जर्द रोशनियों के अक्स से चमकती सड़क पे चल रही थी। स्याह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पे फिसलते लंबे बाल लिए वो सर झुकाए खुद खामोशी के आलम में कदम उठा रही थी। अब्बा और अम्मा की कही गई बातें दिल और दिमाग में गूंज रही थीं। जहान सिकंदर कौन था? इसका मनको, कज़न, शौहर, वो शख्स जिसके ख्वाब इसने सारी उम्र देखे थे। इतनी आसानी से वो कैसे इससे दस्तबरदार हो जाए? क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़े जाएं तो उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो खुद को जख्म दे? अगर वो जहान या सबीन पुप्पो के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी तो भी इनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ही कैसे खुद को इनसे अलग कर ले? ये मक्खन नहीं था जिससे बाल निकालना था, ये तो कांटों से उलझा दामन था। अगर खींचकर अलग किया तो दामन फट जाएगा और अगर कांटे निकालने की कोशिश की तो उंगलियां जख्मी हो जाएंगी। मगर क्या पता इस कांटों के पौधे पे गुलाब भी खिलते हैं। सुर्ख गुलाब, सब्ज पत्ते, रंगों, खुशियों और ख्वाबों के। वो सिटी की आवाज़ थी जिसने इसे ख्यालों के हजूम से निकाला। इसने चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट्स में मलबूस। वो मुख्तलिफ सिमतों से इसकी तरफ आ रहे थे, यूं के हर तरफ वही थे, घेरा, नरगा, तंग दायरा। जगह कदरे सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा था। जगमगाती रोशन दुकानें जरा दूर थी। इसका दिल धक से रह गया। वो तेजी से पलटी, मगर इधर से भी इनका ही कोई चौथा आ रहा था। वो मबहम आवाज़ें निकालते, मायनी खेज इशारे करते इसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। दबी आवाज़ों का शोर इसको घेरने लगा था। वो करीब आते 2 लड़कों के दरमियान से तेज़ी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सबक रफ्तारी से इसकी कलाई को थामकर अपनी जानिब खींचा। अभी इसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बौखलाकर पीछे हटा। टन की जोरदार आवाज़ के साथ किसी ने इस लड़के के सर के पिछले हिस्से पे कुछ मारा था। मरण जोगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी हटी कटी सी डोली हाथ में पकड़ा फ्राइंग पैन घुमा घुमा कर इनको मार रही थी। हया हक्का बक्का सी 2 कदम पीछे हुई। जिसको लगा था वो सर पकड़े बुलबुलाता हुआ पीछे भागा। बाकी 2 भी साथ ही दौड़े। एक ने जरा फिरती दिखाकर डोली को लात मारनी चाहिए। डोली ने इसी फ्राइंग पैन को घुमाकर ऐसी जरब दी कि इस लड़के का घुटना झटक गया, शायद टूट गया था। कम से कम इसकी चीख से तो हया को यही लगा था। वो लंगड़ाता हुआ भाग उठा। आए बड़े साले डोली से पंगा लेते हैं। वो फताहाना हाथ झाड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ा। सफ़ेद आटे से गोया अटा हुआ चेहरा, आंखों के गिर्द लंबी काली लकीरें खींचकर लाइनर लगाया हुआ और आंखों में नीले सबज से लेंस, गालों पे सुर्ख पाउडर, भड़कीला आईशैडो और सुर्ख चोंच की तरह की लिपस्टिक, बूढ़े गोल्डन बालों को लिटे सर पे लिए दुपट्टे से निकल रही थी। यकीनन विग थी, जैसे कि अमूमन होती हैं। पहली दफ़ा जब इसने डोली को देखा था इसे कराहियत आई थी, दूसरी दफ़ा खौफ, और इस रोज़ ट्रैफिक जाम पे इसे देखकर गुस्सा आया था। और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज़ तेज़ सांस लेती इसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से ता रही थी इनको, पर मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बरे। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई, सीने पे बाजू लपेटे, सर झुकाए तेज तेज कदमों से चबूतरे की जानिब बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सिरांग के साथ रात के इस पहर सड़क पे खड़े होना कतन दुरुस्त ना था। अरे बाजी जी, गल तो सुनो।
वो इसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलटकर संजीदगी से इसे देखा। क्या है? इसका मोमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनियों में दमक रहा था। हाय रब्बा, अब्बा जी। हाय रब्बा बाजी, तुसी किन्ने सोने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसारों पर रखे खुशी से चहका। इसे कराहियत आई, ना खौफ, बस चुपचाप इसे देखे गई। शुक्रिया ही कह दो जी, शुक्रिया और कुछ। इसका अंदाज सपाट था। तुसी ते नाराज लग दे हो जी। डोली, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन ते नहीं दी तुहानू, हमेशा मदद ही की है। तुम्हें किसने कहा है मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डोली का मुंह आधा खुला रह गया। लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊँगी। दफतन हया का फ़ोन बजा। इसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। इस पे प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। इसने फ़ोन कान से लगाया और डोली को देखा, जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ इस तक आ रहा था। हेलो हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। इसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डोली आयसा से इससे ज़रा फासले पे चबूतरे पे बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पोंछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करें, और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, मैं इनमें से एक एक का खून कर दूंगी और इस सब के ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शोहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मज़ीद कुछ सुने बगैर इसने फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाले हो जी? डोली ने चेहरा इसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे इस मेजर ने तुम्हें बताया नहीं क्या? इसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें। अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा, मैं खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम जी। वो रोते रोते कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। इसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताया। मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब बेंचे इसे देखे गई। कुछ था इसमें पुरअसरार खौफजद करता मगर तरसो तरहम अमेज़। ठीक है, मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ। पर तुसी ते इल्ज़ाम ला रहे हो। अब वो अब सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। वो चुपचाप बैठा इसे तकता रहा, जबकि वो सामने खुलाओं में घूरती रही। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर इसे देखा। तुसी फ़ोन में कहा ना? इसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है, वो अंग्रेज़ी फिल्मों वाला। वो रोना भूलकर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा सिरा था या फिर कोई बहुत मकार अदाकार। हाँ वही, इसने तरदीद नहीं की। इधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है वहाँ। वो अब सामने रोशन दुकानों की कतार को देख रही थी। कैसा है जी तुम्हारा शौहर? मैं नहीं जानती डोली। अगर मैं जानती होती तो आज इधर ना बैठी होती। इसकी लंबी पलकें ज़रा सी फीकी, बड़ी बड़ी सियाह आंखों में पानी तैरने लगा। पर जी तुम दुआ करो डोली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाती उठ खड़ी हुई। डोली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ करती सड़क की तरफ जा रही थी। डोली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम इससे मायूस होकर जल्द ही वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम इधर जा ही ना सको। वो तेज से इस कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब इसने डोली को कहते सुना, मगर नहीं, वो डोली की आवाज़ नहीं थी। वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो इसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और इसमें जहान सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी ना थी। इसके कदम जंजीर हो गए। तेज़ी से इसने गर्दन मोड़ी। वो अंधेरे में डूबा चबूतरा खाली था। वहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। जिंदगी में पहली बार इसके अंदर डोली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। इसे जानना था कि डोली कौन है, क्या है, क्यों है।
इस रात वो बमुश्किल 2-3 घंटे तक सो सकी थी। फिर फजर की अजान से भी पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेटिक एन्क्लेव पहुंच गई कि खदीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खदीजा से बाहर ही मिल गई थी। इसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थीं। हया सादा शलवार कमीज और सियाह जैकेट में मलबूस थी। लंबे खुले बाल कानों के पीछे रुसते हुए वो खदीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर, ये शटल ले लेते हैं, ये टर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तभी एक उमर रसीद साहब और खातून तेजी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये अंकल आंटी भी टर्किश एम्बेसी जा रहे हैं। हया जल्दी करें, हमें पहले 15 में से होना है। वो हया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। फिर ख्याल आने पर पूछ लिया, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी। आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट नहीं है ना? और हया का दिमाग भग से उड़ गया। वो रात इतनी डिस्टर्ब रही कि भूल ही गया कि पासपोर्ट आज मिलना है। वो तो अभी बना ही नहीं है। हया खदीजा मुंह खोले हक्का बक्का से देख रही थी। नहीं, आई एम सॉरी। मैं और खदीजा, आई एम रियली सॉरी, मेरे पासपोर्ट नहीं है। इसका सर घूमने लगा। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद क्यों आई हैं? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा, इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी थी। और हया जो इतनी मगरूर और खुद पसंद थी, जिसकी शख्सियत से लिबास तक हर शय परफेक्ट होती थी और जिसकी मिसालें इसकी क्लास फेलो दिया करती थी, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खदीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो जल्दी बेइख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके खदीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाएं, मैं कल ट्राई कर लूँगी। खदीजा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अपना आईडी कार्ड मुझे दें। जी, अपना आईडी कार्ड मुझे दें और वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठा लाएं। उम्मीद है आईडी कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस पहुंच जाएंगे। मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलेगा ही 9 बजे, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। इसने फिक्रमंदी से कलाई पे बंधी घड़ी देखी। ये नामुमकिन है, मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। हया, मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं, आईडी कार्ड दें, मुझे इन अंकल आंटी से पहले पहुंचना है। वो इसके हाथ में पकड़ा आईडी कार्ड झपटकर शटल की तरफ दौड़ती हुई चली गई। इसने आंखों के किनारे पहुंचे और फिर कलाई पे बंधी घड़ी को देखा। क्या इसका वीज़ा लग जाएगा या डोली की बदवा पूरी हो जाएगी और वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी? इसे कभी जहान सिकंदर नहीं मिल सकेगा। मगर खदीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक खुद हार ना मान ले, और इसने सोचा वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़ कर वो गाड़ी की तरफ लपकी थी। बहुत रश ड्राइव करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा इसे बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो वो अंदर भागी। शायद इसकी हिम्मत दिखाने का सिला था। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस की बिरोनी सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी किसी गैर शनासा नंबर से कॉल आई। इसने किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठा लिया। हेलो हया, मैं खदीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास है क्योंकि अंदर सेल फ़ोन की परमिशन नहीं है। अभी एम्बेसी के गार्ड से फ़ोन लेकर मनते करके कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज बोले गई। आप किधर हैं? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ, मेरी एंट्री हुई। इसने गाड़ी में बैठकर अपनी चाबी गणेशन में घुमाई। शुक्र है मैंने तेज़ भागकर इन अंकल आंटी को बाईपास कर लिया। मैं 14 नंबर पे थी और आपकी भी एंट्री करा दी है। आपका 15वां नंबर है। और शुक्र, लेकिन इन्होंने इन अंकल आंटी को रोक रखा है कि अगर आप ना आए तो इनका इंटरव्यू हो जाएगा। और वो आंटी मुसलसल तस्बीह पढ़ रही हैं। हया, आप जल्दी से आ जाएं। मैं आ रही हूँ,
बस अभी ऑफिस टाइम है तो ना, तो ट्रैफिक बहुत हैवी है, बस जल्दी से आ जाएं। ये बार बार पूछ रही हैं कि मेरी दूसरी साथी किधर हैं, बस थोड़ी देर। और इसने एक्सीलेटर पे दबाव बढ़ा दिया। ट्रैफिक हस्बे मामूल बहुत फंसा हुआ था। बेपनाह रश, हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल, फिंसी हुई गाड़ियाँ। वो बार बार फिक्रमंदी से किराए पे बंधी घड़ी देखती और फिर सुस्त रवि से चलते ट्रैफिक को बमुश्किल मरी रोड से निकल पाई तो सुकून का सांस लिया। मामूल की चेकिंग के बाद वो 11 बजे तक इस ओपन एयर लाउंज में पहुंच पाई जहां खतीजा थी। तुर्क रगज़ महसूस, तुर्क ब्लू आई और तुर्की के नक्शों से वो लाउंज सजाया गया था। खतीजा एक सोफे पे मुंतज़िर परेशान सी बैठी थी। इसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हया, इन्होंने सबके इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहला हमारा होगा। अच्छा, मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था और फिर इनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था। वो खुश शक्ल सा तुर्क डिप्लोमेट इनके इंतज़ार में बैठा था। वो खतीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और अपनी फाइल शीशे की खिड़की की सुराख से अंदर दी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर इसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो? इस ऑफिसर ने इनकी फाइलें उठाई, इनसे फॉर्म निकाले और फाइलें वापस बंद करके रख दी। अगर इसने वीज़ा देना होता तो इनका इंटरव्यू करता, कुछ तो पढ़ता, कोई सवाल तो पूछा, मगर वो बस सिरसरी सा फॉर्म को देख रहा था। तो क्या वो वाकई इसका वीज़ा मुस्तरद करने वाला था? फॉर्म पे एक निगाह दौड़ाकर इसने सर उठाया और संजीदगी से इनको देखा, जो बिना पलक झपके सांस रोके इसको देख रही थी। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। इसने साथ ही मेज़ पे रखा एक कागज़ उठाया। मुझे स्पांजी यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट भिजवाई थी, इसमें आपके नाम हैं ताकि मैं आपका वीज़ा लगा दूँ। खैर, वीज़ा कल तक स्टैम्प हो जाएगा। आप में से कोई एक कल आकर दोनों पासपोर्ट पिक कर ले, शाम 4 बजे तक। राइट। फटते जज्बात से इनकी आवाज़ें ही निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था कि गोया अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो जैसे ही इसके ऑफिस से निकली एक साथ रुक गईं और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी खतीजा, बैग वक्त दोनों के लबों से निकला था और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। बिलाखिर इसे यकीन आ गया था कि हाँ, वो वाकई तुर्की जा रही हैं, वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की जहाँ वो रहता है, वो जो हमेशा से इसके दिल के साथ रहा था। वेलकम मी ओ सबाके, मुझे खुशामदीद कहो एस बांजी। भाई तो चले गए थे ड्रॉप करके, मैं आपके सेल से इनको कॉल कर लूँ कि वो मुझे पिक कर लें। डिप्लोमेटिक एनक्लेव से निकलते हुए खतीजा ने परेशानी जाहिर की तो इसने मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी खतीजा, आप मुझे डीजे और तुम कह सकती हो। श्योर। इसने पार्किंग में खड़ी कार का लॉक खोला। मुझे जिन्ना सुपर जाना था, यूँ ना करें कि कुछ शॉपिंग कर लें। आपने कुछ तो लेना होगा खतीजा। इसकी ताकीद के बावजूद वो तकल्लुफ़ ख़त्म ना कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी, फिर वहीं चलते हैं। साइनोशोर के बिलमुकाबिल चबूतरा खाली था, मगर दिन के वक्त वो इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लगा था। और वो आवाज़, वो सर झटकर आगे बढ़ गई। ओ नेडल एमेबर यशंस पे सेल लगी है, आए कुछ देख लेते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छा शर्ट पीस ले आए और आज तो सेल भी लगी थी। वो और खतीजा आगे पीछे शीशे का दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही महसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर की खंगी का मिला जुला तासुर। जर्द स्पॉटलाइट से चमकती छत और हर तरफ शोकेसेस पे फैले कढ़ाई वाले कपड़े। वो महसूसी स्टैंड पे लगे नमूने देखती ऐसा ऐसा कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी जिसके पीछे खड़ा मसाइड सेल्समैन इसे देखकर फ़ौरन मतवज्जा हुआ था। जी मैम,
ये पिंक वाला दिखाएं जिस पे वाइट एम्ब्रॉयडरी है। इसने उंगली से पीछे रोल किए हुए थान की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। वो इससे चंद फुट बाएं जानिब इशारा कर रहा था, जहाँ एक फैमिली खड़ी इसी कपड़े का मायना कर रही थी। और थैंक्स, वो चंद कदम चलकर बाएं जानिब आई, जहां मेज पे वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया के बिल्कुल बाएं तरफ खड़ा एक नौजवान सर झुकाए हाथ में कपड़े को मसल कर चेक कर रहा था। इसके साथ एक नफीस मामर्द सी खातून और एक कम उम्र ऊंची पोनी टेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला ले लेते हैं, सानिया भाभी का कम्प्लेक्शन फेयर है, इन पे सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब नौजवान से राय मांग रही थी। हया ना चाहते हुए भी इनकी तरफ मतवज्जा हो गई। इसे बस यही जल्दी थी कि कब वो शख्स इसे कपड़े को छोड़े और वो इसे देख पाए। इस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा इस शख्स के हाथ में था। इसने इसे हाथ में यूं पकड़ रखा था कि इसकी हथेली वाली तरफ ऊपर थी। हया इसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी जब दफातन इसकी निगाहें कपड़े से इस शख्स की कलाई पे फिसलती गई। वो बुरी तरह चौंकी। इसकी कलाई पे कांटे का सुर्खदार गुलाबी सा निशान था, जैसे जला हो या कोई बर्थमार्क। वो इसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक करता, और वो मुकम्मल तौर पर ये अपनी फैमिली की तरफ मतवज्जा था। वो यहाँ से इसका नीम रुख ही देख सकती थी। वो दराज का था, रंग साफ और आंखों पर फ्रेम लेस ग्लासेस थे। चेहरे पे मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा इसके हाथ को देखा जिसमें इसने कपड़ा पकड़ रखा था। इसी पल इसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा। गुलाबी रेशम इसके हथेली से फिसल गया। अब इसकी उंगलियां सामने थी, जिनके ऊपरी पोरों की कुदरती लकीर पे भूरी सी लकीर पड़ी थी। इसे बेख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आईं। बहुत एहतियात से इसने इधर उधर देखा। खतीजा कदरे फासले पे खड़ी डमी का लिबास देख रही थी। आसपास कोई इसका जाने वाला नहीं था। यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। पिंकी, इसने दानसा करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके बाआवाज बुलंद पुकारा। वो अपनी बहन की सिमत देख रहा था। इसने शायद सुना ही नहीं। अलबत्ता इसकी बहन हया को अपनी जानिब देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुकी थी। पिंकी, इसने जरा जोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से इसे देखा। इसकी वालिदा भी बेटी की निगाह के ताकुब में इस तरफ देखने लगी थी। इन दोनों के यूं रुक कर हया को देखने के बायस इस नौजवान ने गर्दन मोड़ी। हया ने देखा इसका चेहरा झलसा हुआ था। झलसने का निशान बहुत गहरा ना था, बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंदमी रंग का लगता तो दूसरा हिस्सा गहरा सांवला। पिंकी, डोली कहाँ है? वो सीने पे बाजू लपेटे बड़े तीखे अंदाज में बोली और चौंक के वो इस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी तो वो जरा उलझ सा गया। सॉरी, मैंने पूछा है डोली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला। अगर आपके दिमाग पे चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद कराए देती हूँ। डोली आपका वो ख्वाजा सिरा दोस्त है जिसके साथ मिलकर आप रोज ख्वाजा सिरा बने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंक के नाम बताया था आपने अपना? नहीं। इसकी पेशानी शक्ल आलूद हो गई, आंखों में गुस्सा दर आया, ताहम वो जरा बर्दाश्त करके बोला, मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मगर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। यह आपकी उंगलियों पे निशान मेरी गाड़ी की खिड़की के शीशे में फंसने का बायस ही आए हैं। मुझे याद है मिस्टर। आप कौन हैं और प्रॉब्लम क्या है आपको? वो लड़की मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं वो हूँ जिसने आपके इन भाई साहब को ख्वाजा सिरा बने देखा था। इट्स इनफ। इस नौजवान ने गुस्से से खड़का। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और आप बेलगाम होती जा रही हैं। इससे आगे अगर आपने कोई फजूल गोई की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सिरा क्यों बने हुए थे?
किसी ने इसके कब्र में कहा तो वो चौंकी। खतीजा बहुत एतमाद से कहती इसके बराबर आन खड़ी हुई थी। हया को एकदम ही जैसे ढारस सी मिली। आपका दिमाग खराब है, अपनी बहन को समझाएं। मेरे भाई से तारुफ का अच्छा बहाना ढूंढा है इन्होंने। लड़की भड़क कर बोली। शॉप में बहुत से लोग सब कुछ छोड़कर इनको देख रहे थे। तारुफ माय फुट, जवाबन खतीजा भी ऊंची आवाज में बोली। आपके भाई को मैंने भी ख्वाजा सिराब बना देखा था। मैं अभी 10 और लोग ला सकती हूँ जो इस बात की गवाही देंगे। अजीब खातून हैं आप, ख्वा मख्वा तंग किए जा रही हैं। ये तारुफ के बहाने किसी और के सामने जाकर बताइए। सर मैडम, शॉप का मैनेजर तेजी से इनकी तरफ आया था। प्लीज आप इधर तमाशा ना करें, दूसरे कस्टमर्स डिस्टर्ब। ओ मेजर साहब। अब इसने इस नौजवान का चेहरा देखा तो शनासाई भरी हैरत से बोला। बहुत माजरत सर, आप मोहतरम। वो हया की तरफ मुड़ा। आप प्लीज चोर ना करें, अगर आपने खरीदारी नहीं करनी तो आप जा सकती हैं। हया के तुलों पर लगी सर पे भुजी। आप होते कौन हैं मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई, चले हम ही चलते हैं, इनका तो दिमाग खराब है। लड़के ने खुफगी से इसे देखते हुए कपड़ा फेंका और पलटी। वो नौजवान एक तनफ्फुर भरी निगाह इस पे डालकर अपनी माँ का शाना थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हया ने चौंक कर इसे देखा। अहमद भाई, मेजर साहब, तो क्या वो? तौबा है इन आज कल की लड़कियों की। वालिदा साहिबा मुसलसल नापसंदीदगी से बड़बड़ाती निकल गई।